हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपकी तैयारी यूपीएससी की बहुत अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। कल हमने मनी एंड बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। शॉर्ट्स नोट आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ इस क्लास को आप बार बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज़ हमारी, एंड जो पहले से अटैम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए भी अच्छी है। देखिए, शुरू करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट से कि ये क्या होता है। एक ऐसा लोन होता है जो मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है कि किसी ने जिसने लोन लिया था उसने वापस ही नहीं वो चुका पाया टाइम पे, बैंक का तो घाटा पड़ गया, फिर बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देती है। लोन बिकम एनपीए व्हेन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। मतलब कि 90 दिन तक अगर वो नहीं चुका पाता पैसे, ठीक है। इसमें भी मतलब कि सेक्शंस होते हैं वो छोटे कि लाइक पहले 30 दिन इसमें रहती है नॉन अपने एसएम अकाउंट 1 में, फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में रहेगी, फिर थर्ड में रहेगी, फिर ऐसे करके 90 डेज पूरे हो जाते हैं, फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। याद रखने कि एनपीए क्या होता है, ठीक है। मतलब कि जब लोन बंदा नहीं चुका पाता बैंक को, उसको एनपीए कह देते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, और प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है बैंक की, ऑब्वियसली बैंकिंग इंस्टेबिलिटी आ सकती है अगर ज़्यादा लोग करने लग गए, रिड्यूस्ड लैंडिंग कैपेसिटी, बैंकिंग के पास पैसा भी नहीं रहेगा लैंड करने को, तो वो भी कैपेसिटी कम हो सकती है। हम प्री प्लस मेंस दोनों ही लेके चल रहे हैं साथ में पॉइंट्स को। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एक फ्रेमवर्क होती है यूज्ड बाय आरबीआई टू मॉनिटर वीक बैंक्स, ठीक है। जो ऐसे बैंक्स हैं जो वीक हैं, जो एनपीए में अंदर घुस चुकी हैं, ठीक है, उनको पैसा नहीं मिल रहा, या फिर वो आगे लैंडिंग कर नहीं पा रही अच्छे से, ठीक है, बल्कि डूबी पड़ी एक तरीके से, उसके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया जाता है। बैंक मॉनिटर करती है उसको, फिर आरबीआई उसको मॉनिटर करने शुरू कर देती है कि भाई तू अच्छे से चले यार, ऐसे तो फिर बैंक डूब जाएगा, तेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका पर्पस यही होता है कि बैंक में कोई क्राइसिस ना आ सके, उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कहते हैं, ठीक है। ये टर्म ये आपने सीख ली होगी इकोनॉमिक्स में, तो आपका बेस अच्छा बना देंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं बेसिक नॉर्म्स के बारे में। बेसिक नॉर्म्स आए थे बैंकों को बचाने के लिए, ताकि एनपीए वगैरह ना ज़्यादा आ जाए। ग्लोबल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये इंडिया के नहीं है, पूरे ग्लोबल में चलते हैं बेसिल नॉर्म्स। बेसिल नॉर्म फर्स्ट आया था जिसमें कैपिटल एडुकेसी के बारे में बात की गई थी, फिर सेकंड आया रिस्क मैनेजमेंट के लिए, फिर थर्ड, ठीक है, थर्ड सबसे मशहूर था स्ट्रॉन्गर कैपिटल की, अपने पास इतनी कैपिटल रखनी है, ठीक है, कि आगे जाके अगर ऐसी क्राइसिस भी आ जाता तो बैंक डूबे ना जल्दी से। लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की गई थी कि लिक्विडिटी अच्छे से रहे, पैसा बाजार में आता जाता रहे। उसके बाद है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या मतलब है, ठीक है, आप देखिए इकोनॉमिक्स को आप शब्द तोड़ के पढ़ सकते हो ऐसे, जैसे फाइनेंशियल अलग है, ठीक है, पैसे की बात कर रही है, इंक्लूजन की उसमें हम कोई चीज़ देख रहे हैं ना। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि सारे सेक्शन को, सोसाइटी को हमने पैसा देना है, बराबर देना है जिसको ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अमीर बंदों को पैसा दे रहे हैं, है ना, हमने सबको, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास पैसा पहुंचना चाहिए। इसलिए हमने फिर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स बनाया था, ठीक। उसके बाद फिर हमने पेमेंट बैंक्स बनाया ताकि हर हर जगह पे पैसा पहुँच सके। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, पॉवर्टी रिडक्शन हो पाएगा इससे, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, फिर रूरल डेवलपमेंट भी होगा इस चीज़ से। फिर उसके बाद हम स्कीम देख लेते हैं पीएम जन धन योजना। जन धन योजना इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2014 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसको करीब करीब 12 साल हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब कि उससे पहले ज़्यादा डीबीटी, मतलब कि खातों में पैसे ज़्यादा जाते नहीं थे, बीच में बिचौलिया होता था, ठीक है। जैसे कोई सब्सिडी देनी है तो बिचौलिए के हाथ में दी जाती थी पहले, फिर वो आगे आगे बांटा करता था, तो ऑब्वियसली बहुत सारे पैसे करप्शन होने के मामले आते थे पहले, कि पैसा चोरी हो गया, आगे पहुँच नहीं पाया नीचे। इसलिए फिर डीबीटी लाया गया, उसको प्रमोट किया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को, कि सीधे जो पैसे हैं सरकार की तरफ से जिसको सब्सिडी मिलेगी उसके खाते में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। पीएम जन धन योजना ने क्या किया, यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस, इंडिया में बहुत सारे खाते खुले, ठीक है, औरतों के बहुत सारे खाते खुले, फीमेल्स के, ये था। फिर आ रही है अगली नेक्स्ट मुद्रा योजना। ये सपोर्ट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। अभी बड़े जो घराने हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो तो पैसा ले ही जाती हैं, उनको तो लोन मिल जाता है, लेकिन जो स्मॉल छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एमएसएमई है हमारा, वो 40% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करती है हमारा, ठीक है। उनके उनके लोन के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए फिर सरकार ने मुद्रा योजना खोली, जिसमें शिशु, किशोर, तरुण, ठीक है, शिशु मल के 50,000 तक लोन ले सकते हो आप, फिर 50,000 से 5 लाख, फिर 5 लाख से 10 लाख आया था तरुण में, अभी तरुण प्लस भी आई थी, ठीक है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा होता है, एंड जिसने पहले पैसा चुका दिया है उसको तरुण तरुण प्लस में रखा जाता है कि उसको इतना लोन मिल सकता है। मुद्रा योजना थी एमएसएमई के लिए स्पेशली। फिर डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, यूपीआई आई। यूपीआई में क्या था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में, पहली बात तो अपने याद रखना है कि एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया था, बनाया था, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने बनाया था यूपीआई को, ओके। आप नोट्स अगर बनाने तो शॉर्ट्स बना सकते हो आप, अदरवाइज़ आपका बेस बहुत तगड़ा हो जाएगा इन चीज़ों से, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी फिर आगे आके फिर हम जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट सा हो गया, बेस सा बन गया, फिर आगे आके मैराथन्स लगाएंगे, उसमें आप बिल्कुल चकाचक कर देंगे काम।
फीचर्स क्या होते हैं इसके, इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे आज मैं अपने दोस्त को पैसा भेजूँ तो यूपीआई से, ठीक है, 1 सेकंड में पैसा भेजा जा सकता है। फिर 24 मतलब कि चलता रहता है यार, 24x7 पेमेंट चलती है, कभी भी भेज दो। फिर भीम खोला हमने कि मोनोपोली ना हो जाए किसी एक ऐप की, तो गवर्नमेंट सपोर्टेड यूपीआई ऐप खोला गया, ठीक है, भारत इंटरफेस वाला। फिर रुपए का बनाया गया, इंडिया डोमेस्टिक एंड कार्ड नेटवर्क, ठीक है, कि इंडिया पहले अमेरिकन वगैरह की कार्ड वगैरह चला करते थे, फिर रुपए खोला गया, जो कार्ड के ऊपर लिखा होता है ना, डेबिट कार्ड वगैरह के ऊपर कि रुपए ने स्पॉन्सर किया इसको, तो वो चीज़ होती है ये। फिर IMPS आया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इससे आप अभी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, फ़ौरन के फ़ौरन। फिर AEPS आया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसमें आधार कार्ड आपका जुड़ा होता है, लिंक होता है, तो आपको पेमेंट मिल जाती है इस चीज़ से भी, ठीक है। फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आई, CBDC, तो अभी चल रही है ये ट्रेंडिंग में, तो डिजिटल फॉर्म ऑफ सॉवरन करेंसी इशूड बाय RBI, तो RBI इसको इशू करती है। अब क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में यही फ़र्क होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो तो क्या डिसेंट्रलाइज होती है, वो उसका कोई कंट्रोल है नहीं कि कोई एक मालिक है उसका, ठीक है, उसका पता नहीं चलता है कि किसने पैसा भेजा है मोस्टली, है ना, कहाँ से आ रहा है। लेकिन जो CBDC बनाई थी RBI ने, इसका मकसद यही था कि सेंट्रलाइज बनाया जा सके, अगर कोई करप्शन होती भी है तो RBI के पास सारी चीज़ हो उसकी, कि कहाँ पे पैसा गया था, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये फ़र्क क्या है क्रिप्टो करेंसी और इसमें अपना उसमें बिटकॉइन में और अपना इसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में, याद रखना है आपने। तो नोन एज डिजिटल रुपी भी कहते हैं इसको, ठीक है, ई वाला रुपी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट, इसके लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट फिर कम हो जाती है आपकी, फास्ट पेमेंट कर सकते हो, रिड्यूस्ड कैश डिपेंडेंस, कि आप जेब में पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, आप ऑनलाइन पैसा कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा आया बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया में बैंकिंग रिफॉर्म्स कैसे आए, तो बैंक का नेशनलाइज किया गया, जैसे हमने देखा था कि RBI को बनाया गया, ठीक है, उसका नेशनलाइज किया गया। फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर लिबरेशन आया, LPG रिफॉर्म्स कहते हैं 1991 में। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आए, ठीक है, जो बैंकें डूब रही थी, पैसा चोरी करके, करप्शन करके बाहर लेके जा रहे थे, तो उसके लिए बनाया गया। उसके बाद फिर बैंकिंग को कंसोलिडेट किया गया, इकट्ठा किया गया काफ़ी सारी बैंक्स को। फिर डिजिटल बैंकिंग एक्सपेंशन किया गया, डिजिटलाइजेशन किया गया इंडिया में, ठीक है। उसके बाद फिर UPSC प्रीलिम्स रैपिड रिवीजन देख लेते हैं कुछ। RBI 1935 में, जो भी हमने याद किया पीछे एक बार उसकी रिवीजन हो जाएगी। तो RBI 1935 में बनी थी, हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद RBI नेशनलाइज्ड की गई 1949 में। फिर जो M3 हमने पढ़ी थी वो ब्रॉड मनी होती है, एंड जो M1 M0 हमने पढ़ी थी वो नैरोएस्ट मनी थी, जल्दी पैसा निकल जाता है उससे। इन्फ्लेशन का टारगेट हमने देखा था कि 4 - +2 होता है उसका, ठीक है, कि 2 से लेकर 6 के बीच बीच रखनी होती है टारगेट, MPC रखती है। MPC के 6 मेंबर होते हैं, ये भी हमने देखा था कि 3 सरकार की तरफ से आते हैं, 3 RBI भेजती है, वो इसका चेयरमैन RBI का गवर्नर होता है। फिर रेपो रेट हमने पढ़ा कि पॉलिसी रेट तय करती है वो रेपो रेट, है ना, रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा तो बाज़ार में पैसा कम दे पाएंगी बैंक्स, ठीक है, बल्कि उसको महंगा मिलेगा ना लोन आगे से। फिर उसके बाद NPA, ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमने क्या पढ़ा था, जो 90 डेज से पैसा बंदा नहीं चुका पा रहा। फिर NABARD फाइनेंस एग्रीकल्चर को पैसा वगैरह देती है, ठीक है, NABARD उसको फाइनेंस करती है। फिर SID भी हमने पढ़ा, वो MSME के लिए स्पेशली बनाई गई थी। फिर CBDC हमने डिजिटल रुपये पढ़ा। उसका मीन्स वैल्यू एडिशन, बैंक्स आर नॉट मेयरली फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, दे आर क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट, फैसिलिटेटर्स ऑफ ग्रोथ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन, पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब कि कहा गया है कि बैंक सिर्फ एक पैसा रखने का जरिया नहीं है, वो बहुत कुछ करती हैं, ग्रोथ करती हैं, ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन, पैसा इधर उधर भेजती हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन करती हैं, सोसाइटी में पैसा आता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है। एन एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, के लिए काफ़ी अच्छा होता है अगर आपके पास एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम है। जैसे नेपोलियन को कहा जाता है कि उसने भी एक फ्रांस की बैंक बनाई थी अपने देश में, ठीक है, सबसे पहले उसने सिस्टम वो वहाँ पे लागू किया, उसको भी पता था कि बैंक की पावर कितनी होती है। फिर हम देखते हैं हाई पावर्ड मनी। अब ये थोड़े और ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स हैं कि हाई पावर्ड मनी क्या होती है, ठीक है, अभी हम बेस आपका बना चुके हैं, तो थोड़ा एडवांस करेंगे हल्का हल्का सा आगे जाके। तो हाई पावर्ड मनी क्या है, इसको रिजर्व मनी भी कह देते हैं, ठीक है। M0 हमने पढ़ा था कि नैरो मनी होती है, वो नैरो मनी क्यों है, क्योंकि वो हाई पावर्ड मनी है, उसको कभी भी हम निकाल सकते हैं, कभी भी, ठीक है। तो हाई पावर्ड मनी रेफर्स टू मनी क्रिएटेड बाय RBI, तो RBI इसको क्रिएट करती है, RBI बनाती है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं हाई पावर्ड मनी के, तो करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी पैसा चल रहा है बाजार में अभी, या फिर बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI के पास, जो भी बैंक्स ने पैसा रखवाया हुआ है, या फिर अदर डिपॉजिट विद RBI के पास जो पैसा पड़ा है, वो सारी हाई पावर्ड मनी है, ठीक है, याद रखना आपने। जो रिजर्व मनी होती है M0 होती है, वो हाई पावर्ड मनी है सारी की सारी। फॉर्मूला क्या है इसका, जरूरत नहीं है वैसे फॉर्मूला करने की आपको, ठीक है। उसके बाद सो उसके बाद चलते हैं आगे हम आगे। इट इज़ कॉल्ड हाई पावर्ड बिकॉज स्मॉल इंक्रीज इन रिजर्व मनी कैन क्रिएट मच लार्जर इंक्रीज इन टोटल मनी सप्लाई। बल्कि हाई पावर्ड इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसमें इंक्रीज़ किया जाएगा, थोड़ा सा पैसा और ज़्यादा इसमें जमा करवा दिया जाएगा, रिजर्व करवा दिया जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा पैसा बना सकते हो, मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ा सकते हो बाज़ार में,
ठीक है। तो इसलिए इसको हाई पावर्ड कहते हैं कि थोड़ा सा पैसा हमने जमा करवाया लेकिन बाज़ार में ज़्यादा फर्क पड़ गया, ज़्यादा पैसा आ गया बाज़ार में, तो वो हाई पावर्ड मनी है कि थोड़ा सा पैसा मिलाने से ज़्यादा पैसा बन गया। उसके बाद मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, तो मनी मल्टीप्लायर शोज हाउ मच मनी सप्लाई इज जनरेटेड फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन रिजर्व मनी। ठीक है, जैसे मनी मल्टीप्लायर क्या है बेसिकली कि मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने शब्दों को तोड़ के पढ़ना है। तो मनी मल्टीप्लाई प्लायर का मतलब क्या बना, पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि मैंने 100 रुपये बैंक में जमा करवाया, अब वो 100 रुपये बैंक में जो जमा हो गया, अब ऐसा थोड़ी है कि अपने पास जमा ही रख लेगी बैंक, उसमें से भी किसी को उधार देगी, कोई उससे उधार लेने आएगा। जैसे 100 में से 50 रुपया उसने किसको उधार दे दिया, एंड जो उसने आधार पे दिया, लैंड किया पैसा, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी गेन करेगी। ठीक है, एंड उसके बाद जो 50 रुपये उसके पास बच गए, उसमें से भी 10 रुपये किसी और को दे देगी, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे पैसा उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, पैसा बन रहा है उसका। ठीक है, आगे आगे फिर उन्होंने कहीं उधार चुकाना होगा वो दे देंगे, बल्कि पैसा मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, मैंने जमा कितना 100 रुपया करवाया था, लेकिन वो इंटरेस्ट वगैरह कमा के या फिर इधर उधर लैंड लैंड दे के वो ज़्यादा पैसा मल्टीप्लाई कर रही है बैंक, ज़्यादा पैसा बन रहा है उसके पास, वो होता है मनी मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला क्या है, M इज इक्वल टू M डिवाइड बाई M0। M वहाँ पे मनी सप्लाई और M0 जो है रिजर्व मनी दिखा रही है। सो एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन यूज्ड बाय आरबी टू एसेस लिक्विडिटी कंडीशंस। फिर आता है क्रेडिट मल्टीप्लायर, तो इसमें मल्टीप्लाई हो रही है चीज़, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट मल्टीप्लायर हो रहा है। सो बैंक्स लैंड अ पोर्शन ऑफ डिपॉजिट एंड क्रिएट मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रेडिट। बल्कि यहाँ पे क्या कर रही है, बैंक से लैंड कर रही हैं, कुछ जो उसके पास डिपॉजिट करवाया हुआ था पैसा उसको लैंड कर रही हैं, एंड उससे फिर क्या हो रहा है, पैसा क्रेडिट बन रहा है। ठीक है, पैसा बन रहा है, बस उससे ही सेम ही चीज़ है। ये ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ज़्यादा है नहीं, जितनी ज़्यादा आपके लिए मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपने याद रखना है, उसको याद रखना है, इसको चाहे भूल भी जाएँ। ओके, जैसे आप ये देख सकते हैं फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे ही क्रेडिट मल्टीप्लायर है। एक नीचे CRR आ गया, कितना जमा करवाना है अपने पैसा, तो CRR 10% हो गया आपका। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे ये हो गया ऐसा इतना करके। ओके, आगे चलते हैं। आगे है बैलेंस शीट ऑफ अ कमर्शियल बैंक, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के ऊपर लायबिलिटीज़ होंगी, उसकी लायबिलिटीज़ मतलब कि उसकी जो देनदारियाँ हैं। ठीक है, कई बार आप प्री में ये पूछ सकते हैं UPSC की, इसमें से लायबिलिटी क्या कुछ होती है बैंक की, एसेट क्या है बैंक का। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ देखिए क्या है, तो जो डिपॉजिट होते हैं जब बैंक के पास वो जमा करवाते हैं, अब वो उसकी देनदारी बन चुकी है बैंक की, उसको वो आगे जाके पैसा अगर बंदा निकलवाने आएगा उसको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने 1000 रुपये SBI में जमा करवाया था, तो वो जब बैंक की जिम्मेदारी है कि उस पैसे को वो संभाल के रखेगी, और अगर आगे मैं कभी भी उस पैसे को लेने चला गया तो वो पैसा RBI को SBI को मुझे वापस देना पड़ेगा, तो उसकी वो लायबिलिटी बन गई। ठीक है, बोरिंग जो भी उसने उधार ले रखा है वो भी उसको देना पड़ेगा SBI को। ठीक है, शेयर कैपिटल जो भी उसके शेयर कैपिटल वगैरह है वो उसको देने पड़ेंगे। तो सारी देनदारियाँ उसकी लायबिलिटीज़ होती हैं ये। ठीक है, अब आपने इसमें फ़र्क समझना है कि लायबिलिटी और एसेट क्या होता है। अब एसेट क्या चीज़ होती है, जिससे वो पैसा कमा पा रही है, जो उसका एसेट है, जो उसकी प्रॉपर्टी है। तो लोन एंड एडवांस, अगर बैंक किसी को लोन देगी तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका एसेट है, वो उससे वो पैसा कमा रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रही है कहीं पे, उसको फिर पैसा मिलेगा इन्वेस्टमेंट करके, तो वो भी उसका एसेट है। कैश रिजर्व रेशो से, ठीक है, जो कैश रिजर्व पड़ा है उसके पास, उसके ऊपर वो ब्याज कमाएगी। फिर फिक्स्ड एसेट होता है, जो फिक्स्ड एसेट उसके ऊपर भी वो पैसा कमाती है। तो ये सारे के सारे एसेट है बैंक के। UPSC फैक्ट, तो डिपॉजिट्स आर लायबिलिटीज़ बिकॉज बैंक्स मस्ट रीपे दैम, उसको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ALM। एसेट को लायबिलिटी मैनेजमेंट करना है, बल्कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट रेफर टू मैनेजिंग एसेट्स, कि एसेट को यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, एंड लायबिलिटीज़ टू मिनिमाइज रिस्क, ताकि जो लायबिलिटी देनदारी का रिस्क है कि आगे जो उसने पैसा देना है वो उसका जो रिस्क है डूबने को मिनिमाइज हो सके, उसको कहते हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। कि जो भी हमारा एसेट है उसकी जो लायबिलिटी हमने देनी है, चुकाना है जो पैसा, उसकी मैनेजमेंट उसको किया जा सके। ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि लिक्विडिटी मेंटेन हो पाए बाजार में, मेंटेन इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी। जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके ऊपर मैं ज़्यादा जो जोर दे के पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन आ जाता है। तो ट्रांसमिशन मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच RBI पॉलिसी चेंजेस अफेक्ट द इकोनॉमी। तो ट्रांसमिशन का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रोसेस थ्रू विच RBI पॉलिसी चेंज करती है इफेक्ट को। ठीक है, कि इकोनॉमी में कुछ इफेक्ट पड़ रहा है RBI की इस पॉलिसी की वजह से, ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, जैसे RBI पॉलिसी चेंज कर दिया, RBI ने कम कर दिया, तो बैंकिंग जो लैंडिंग रेट है आगे आगे वो भी कम हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कंजप्शन कम हो जाएगी, फिर आउटपुट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, काम पे कौन रखेगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन वो बढ़ जाएगी बाज़ार में। तो ये मतलब की चीज़ बनती है। ठीक है, ऐसे करके फ्लो चार्ट बनता है। चैलेंज क्या होते हैं उसकी, इंडियन बैंक्स में नॉट ऑलवेज पास द फुल बेनिफिट ऑफ रेट्स कट्स टू कस्टमर। ठीक है, बस इसका चैलेंज है ये, इसको छोड़ सकते हैं आप। फिर आ जाता है डिपॉजिट इंश्योरेंस।
DICGC। अब DICGC क्या है कि बैंक के पास जो अपने पैसा जमा करवा रखा है उसकी गारंटी देती है वो, कि अगर आपका पैसा डूब गया तो 5 लाख तक पैसा दे सकती है बैंक आपको। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन प्रोवाइड इंश्योरेंस टू बैंक डिपॉजिटर, इंश्योर करवाती है। इंश्योरेंस होता है एक तरीके से, जैसे मैंने बैंक में पैसा 10 लाख जमा करवा रखा है, तो अगर कोई आफत ऐसी आ जाती है, वो पैसा ख़त्म हो जाता है, डूब जाता है, आग लग जाती है, तो वो मुझे वो 5 लाख दे सकती है मैक्सिमम। तो कवरेज इसकी 5 लाख तक होती है पर डिपॉजिट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में 5-5 लाख मिलेगा आपको। अगर आपके अलग ज़्यादा खाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको 5-5 लाख मिलेगा। सो इम्पोर्टेंस क्या होती है, प्रोटेक्ट स्मॉल डिपॉजिटर्स इफ़ अ बैंक फेल हो जाती है अगर। फिर बैंकिंग अम्बड्समैन, RBI इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम। अम्बड्समैन मतलब कि कोई ऊपर देख के मॉनिटर कर रहा है आपको। सो पर्पस क्या था इसका, रिजोल्व कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक्स एंड रेगुलेटरी एंटाइटीज़। पहले बैंक्स में बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी, उसको कोई रिजोल्व नहीं कर पा रहा था, तो उसको रिजोल्व करने के लिए अम्बड्समैन बनाया गया कि वो मॉनिटर करेगा, जो भी रिड्रेस शिकायत वगैरह आएंगी उसको रिड्रेस कर पाएगा वो। तो कंप्लेंट रिलेटेड टू, जैसे ATM इशू कोई आ चुका है, ऑनलाइन बैंकिंग कोई इशू आ रहा है, लोन डिपॉजिट, डिले इन सर्विस, तो आप शिकायत कर सकते हैं यहाँ पे। इसको बैंकिंग अम्बड्समैन कहते हैं। अम्बड्समैन के ऊपर बैठ के आपको देख रहा है वो। ठीक है, बेनिफिट क्या होता है इसका, फ्री ग्रीवेंस है, फ्री में शिकायत हो सकती है। ठीक है, एंड उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, PSL, कि हमने इसको प्राथमिकता देनी है, पहले इनको लोन देना है, फिर जाके दूसरों को लोन देना है आपने, वो होती है प्रायोरिटी देनी है आपने सेक्टर लैंडिंग। तो RBI मैंडेट्स बैंक्स टू लैंड अ पोर्शन ऑफ क्रेडिट टू इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। इंपॉर्टेंट सेक्टर के कौन से होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, MSME है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और भी जोड़ सकते हो आप। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेज जोड़ सकते हो, SC ST को जोड़ सकते हो, वुमेंस को जोड़ सकते हो। ठीक है, ग्रीन एनर्जी को जोड़ सकते हो। तो सारे मेजर सेक्टर्स हैं हमारे जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है लोन देने की आज के टाइम पे। ऑब्जेक्टिव इसका इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, आपने याद रखना है ये। फिर सरफेसी एक्ट आया था 2002 में। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। पर्पस क्या था सरफेसी एक्ट 2002 का, अलो बैंक्स टू रिकवर NPA विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन इन मैनी केसेस। अब होता क्या था, पहले कोर्ट में जाना पड़ता था अगर बैंक डूब जाती थी। ठीक है, या फिर कोई पैसे का ऐसा चक्कर पड़ जाता था काफ़ी बड़ा, तो उसके लिए कोर्ट्स में जाना पड़ता था। लेकिन सरफेसी एक्ट 2002 ने क्या किया, सोल्यूशन लेके आया वो, कि अगर NPA हो जाता है, बैंक के पास ज़्यादा NPA हो गया, ठीक है, वो डूबने वाली है, तो विदाउट कोर्ट के इंटरवीन किए हुए उसको सुलझाया जा सकता है। तो अलो बैंक टू रिकवर NPA, तो बैंक क्या कर पाएगी, अपना जो NPA उसका डूब रखा है उसको ले पाएगी पैसा, जिस जहाँ से डूबा हुआ है, तो इससे लोन की रिकवरी बढ़ जाएगी। तो सरफेसी एक्ट इसके लिए आया था 2002 में। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ARCI, एसेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपने शब्दों को तोड़ के पढ़ना है। एसेट क्या हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो ये क्या करती हैं, जो बैड लोन्स होते हैं, बैड लोन्स मतलब कि जो डूब चुके हैं पैसा, जो भी वापस नहीं आ रहा आपका, वो बैड लोन्स होते हैं, तो उसको दोबारा से पैसा रिकवर करने के लिए आती हैं ये कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है आपका पैसा, फंक्शन इसका क्या होता है, एक्वायर स्ट्रेस्ड एसेट, जो पैसा डूब चुका है उसको वापस लेना, एक्वायर करना, रिकवर वैल्यू। ठीक है, वैल्यू रिकवर होती है आपकी, तो बैंक की जो बैलेंस शीट है वो इंप्रूव हो जाती है इस चीज़ से। फिर नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, IBC 2016 का। तो पर्पस क्या था इसका, टाइम बाउंड रेजोल्यूशन, की आपको टाइम के ऊपर रेजोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। तो की इंस्टीट्यूशन क्या है इसका, IBC, अभी IBBI है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, आपकी जो भी शिकायत है उसका फास्ट रेजोल्यूशन होगा, बेटर क्रेडिट कल्चर चलेगा आपका, इंप्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर बैड बैंक हमने देख लिया, जैसे NARCL है, ये बैड बैंक है। ठीक है, बैड बैंक मतलब कि जो पैसा डूब चुका है उसको वापस लेने में हेल्प करती है NARCL। मतलब क्या है इसका, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। जैसे मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स को अपने शब्दों को तोड़ के पढ़ना है, फिर आपको अच्छे से समझ आएंगे टर्म्स। तो रिकंस्ट्रक्शन कर रही है जो पैसा डूब चुका है। एग्रीगेट एंड रिजोल्व लार्ज स्ट्रेस एसेट। ठीक है, अगर कोई कंपनी आपका पैसा लूट के खा चुकी है या दे नहीं रही वापस, वो खुद भी डूब चुकी है, तो उससे कैसा पैसा लेना है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज करके पैसा लेना है, वो सारे काम NARCL करती है। बैड बैंक होती हैं ये, याद रखने की बैड बैंक्स कौन सी होती हैं, जो आपके पैसे को रिकवर करती हैं। तो बेनिफिट क्या होता है इसका, लो कमर्शियल बैंक्स टू फोकस ऑन द फ्रेश लैंडिंग। फिर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, अपेक्स बॉडी है फाइनेंशियल सेक्टर कोऑर्डिनेशन के लिए। अपेक्स मतलब की सबसे ऊपर वाली बॉडी है ये फाइनेंशियल सेक्टर में, जो कोऑर्डिनेट करती है। इसका जो चेयरपर्सन होता है फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं FSDC के, याद रखना है आपने। कौन चेयरपर्सन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है FSDC का। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन बनता है आपस में, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि आपका जो अच्छे से चलता है सारा सिस्टम फाइनेंस का, उसको कोऑर्डिनेट करके रखते हैं, कोऑपरेशन करते हैं साथ में।
ठीक है। तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल आया था कि अच्छा पैसा चले इंडिया में, ग्रोथ वगैरह सब कुछ। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स आई। प्राइमरी मार्केट्स कौन सी होती हैं? न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड, जहाँ पे नई सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, ठीक है। जैसे आईपीओ लेके आई है कोई कंपनी पहली बार, नहीं, जैसे Hyundai ने इस बार 2025 में अपना आईपीओ लॉन्च किया था कि मैं बाजार में उतर रही हूँ, तो उस आईपीओ से क्या करेगी, वो पैसा कमाएगी अपने शेयर बेच के, तो प्राइमरी मार्केट होती है वो। तो एग्जांपल जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ को कह देते हैं। सेकेंडरी मार्केट कौन सी है? जो पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर ट्रेडेड, जिसकी पहली सिक्योरिटी बिक रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं, जैसे शेयर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट। फिर डेरिवेटिव्स मार्केट आता है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव्स को शब्द को तोड़ के पढ़िए आप, ठीक है, कि डिराइव हो रही है मार्केट से कोई ना कोई चीज़, डेरिवेटिव, राइट। तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड की जाती है अंडरलाइंग एसेट से, किसी न किसी एसेट डिराइव की जा रही है उसकी वैल्यू। जैसे फ्यूचर्स होते हैं, इसमें ऑप्शंस होते हैं, स्वैप्स होते हैं, फॉरवर्ड्स होते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पे आता है? रिस्क मैनेजमेंट एंड हैजिंग में यूज़ आता है इसका, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। फिर फिनटेक कंपनीज होती हैं, फिनटेक चीज़, तो फिनटेक क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, रेफर्स टू टेक्नोलॉजी ड्रीवन फाइनेंशियल सर्विस। तो इसमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के आपको फाइनेंशियल सर्विस दी जाती है। जैसे यूपीआई है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रखी है, वो आपको काम करती है, डिजिटलाइजेशन कर रही है वो, डिजिटल वॉलेट्स हो गया, रोबो एडवाइजरी सर्विस वगैरह होगी, तो वो फिनटेक का तो होती हैं वो। बेनिफिट्स क्या है? वही सेम चीज़ है कि फास्टर ट्रांजैक्शन है, लोअर कॉस्ट है, ग्रेटर इंक्लूजन है। प्री में अपने हर चीज़ को ठीक करनी है अगर आपको कोई ज़्यादा ओड नहीं लग रही। उसके बाद आरबी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको कि आरबी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है। तो फ्रेमवर्क अलाउइंग इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू बी टेस्टेड अंडर रेगुलेटरी सुपरविजन, क्योंकि ऐसे कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है कोई, उसको टेस्ट किया जाता है रेगुलेटरी सुपरविजन के अंडर, ठीक है, कि आगे जाके कोई नुकसान वगैरह ना पहुंचाए, वो होता है आरबी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है? प्रमोट इनोवेशन, की नई तकनीक आ सके, इनोवेशन आ सके, ठीक है, लेकिन कस्टमर को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर चैलेंजेस ऑफ इंडियन बैंक्स, इंडियन बैंकिंग के चैलेंज क्या है? अपना एनपीए बढ़ता रहता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लोग पैसा वापस नहीं देते, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आते रहते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, लो फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, बल्कि गांव में जो पैसा है वो बहुत कम मिलता है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता लोन देने में। फिर गवर्नेंस इशू आते हैं, ठीक है। फिर यूपीएससी प्रीलिम्स रैपिड रिवीजन देख लेते हैं थोड़ी सी। रिजर्व मनी हमने पढ़ा था M0 में। फिर M3 ब्रॉड मनी हमने पढ़ी थी। DICGC इंश्योरेंस कवर थी। हो रही है ना आपकी अच्छे से रिवीजन, तो इसको कहते हैं रिवीजन करना बार बार आपने वही चीज़ को पढ़ना है जब तक टॉपिक रिवाइज नहीं होता आपका। कुछ दिनों बाद फिर छोड़ के पढ़िए। तो DICG इंश्योरेंस कवर आपको 5 लाख हमने पढ़ा था। फिर प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग हमने देखा, छोटे सेक्टर्स को या फिर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को सपोर्ट करा जा रहा था। सर्वेसी हमने पढ़ा था कि बैड लोन्स को हेल्प करती है बैंक्स की कवर करने में। फिर PSL सपोर्ट एग्रीकल्चर, ये तो हम वही था ना। IBC इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया IBC को, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को। फिर NARCL है जो बैड बैंक थी। फिर FSDC पढ़ी जिसके चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर फिनटेक कंपनीज पढ़ी जो इनोवेशन लेके आती हैं। ओके, सो नाउ द मनी एंड बैंकिंग चैप्टर काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा थोड़ा एडवांस चलते हैं हम कि करेंसी डिपॉजिट रेशो कौन सी होती है, CDR। तो द रेशो ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक टू बैंक डिपॉजिट, ऐसी करेंसी, ऐसी रेशो जो बैंक के डिपॉजिट में, द रेशो ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द रिपब्लिक, जो पब्लिक हेल्ड करती है, ठीक है, करेंसी, उसको कहते हैं कि मतलब कि कितना पैसा जमा करवाया जा रहा है बैंक में, करेंसी डिपॉजिट रेशो, ठीक है, कितना पैसा बैंक में जमा करवाया जा रहा है। द रेशो ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक टू बैंक डिपॉजिट, ठीक है। सो करेंसी विद द पब्लिक और डिवाइड कर दिया बैंक डिपॉजिट कि लोगों के पास कितना पैसा है और बैंक में कितना पैसा है, तो उसको CDR कह देते हैं। आपका करेंसी डिपॉजिट रेशो आ जाता है वो निकल के कि लोगों के पास कितना पैसा है और बैंक में कितना पैसा जमा करवाया है, वो उसको डिवाइड करके CDR निकल जाता है। इंपॉर्टेंस कितना है? हायर CDR मीन्स पीपल प्रेफर कैश। अगर ज़्यादा होता है ये CDR तो इसका मतलब है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, लोग प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा पैसा रखना। अगर लोअर होता है CDR मीन्स ग्रेटर बैंकिंग पेनिट्रेशन। अगर लोअर CDR है तो उसका मतलब है कि लोग बैंकों में ज़्यादा पैसा जमा करवा रहे हैं, बाजार में पैसा कम है, याद रखना है आपने। हायर CDR से क्या होगा और लोअर CDR से क्या होगा। फिर कैश डिपॉजिट रेशो होती है ये तो, हाँ ये तो हो गया था यार, नहीं वो करेंसी डिपॉजिट था। कैश डिपॉजिट रेशो क्या है? सेम ही है बस। द रेशो ऑफ कैश रिजर्व मेंटेन्ड बाय द बैंक ऑफ टोटल डिपॉजिट। सिग्निफिकेंस क्या इंडिकेट लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंक्स की, वही है कैश डिपॉजिट हो रही है उसकी रेशो क्या है डिपॉजिट होने की, बस उसको कह देते हैं। अफेक्ट क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है? वेलोसिटी रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स ड्यूरिंग द पीरियड, कि एक पैसा कितने लोगों के हाथ में आ रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है एक पीरियड में, उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। सो वेलोसिटी टू द नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ मनी, प्राइस लेवल आ गया, सारी चीज़ें आ गई, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना टॉपिक्स।
उसके बाद क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, गिवन बाय द इरविंग फिशर। इरविंग फिशर ने दिया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसको आप छोड़ सकते हो, रहने दो। उसके बाद लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, तरलता होती है कि बाजार में कितना पैसा है। लिक्विडिटी मीन्स द ईज ऑफ विच, कि मैं कितनी जल्दी, जैसे मेरे पास पैसा है तो पैसे से मैं कुछ भी ले सकता हूँ जल्दी से, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास बॉन्ड्स वगैरह, बॉन्ड वगैरह तो जल्दी से कोई पैसा देगा नहीं उसके बदले, तो ठीक है। फिर सोने को भी थोड़ा जल्दी तरल माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसके पास होती है, पैसे के पास होती है। उससे आप कोई भी चीज़ कभी भी ले सकते हो पैसा दे के, ठीक है। फिर गोल्ड की आ जाते हैं, गोल्ड को भी ले लेते हैं लोग। सो सबसे ज़्यादा कैश लिक्विडिटी होती है। फिर सेविंग डिपॉजिट, जो आपने पैसा जमा करवा रखा है उसको भी आप कभी भी जाके निकलवा सकते हो। फिर बॉन्ड हो गए, ठीक है। बॉन्ड के बाद फिर रियल एस्टेट हो गया, ठीक है। वो जल्दी थोड़ी बिकेगा आपका सामान, रियल एस्टेट वाला, बिल्डिंग्स वगैरह ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो मनी सबसे ज़्यादा लिक्विड मनी आती है। फिर है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। तो शिफ्ट ऑफ हाउस होल्ड सेविंग फ्रॉम फिजिकल एसेट टू फाइनेंशियल एसेट। तो इसमें शिफ्ट किया जाता है हाउस होल्ड सेविंग को, ठीक है, फिजिकल एसेट टू फाइनेंशियल एसेट। पहले उनके पास फिजिकली रखा हुआ था एसेट, फिर फाइनेंशियल एसेट बन गया। फाइनेंशियल एसेट जैसे कि बैंक में पैसा जमा हो गया, कहीं म्यूचुअल फंड में पैसा चला गया, इंश्योरेंस में लगा दिया, बॉन्ड में लगा दिया। जो पैसा मैंने घर पे रखा हुआ था 10,000, अब मैंने उसको बल्कि बांट दिया, इंश्योरेंस करवा दिया उसका 5,000 का, जो बच गया उसका बैंक में रख दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया। तो वो होता है फिजिकल एसेट टू फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। याद रखना कि क्या होता है ये। बेनिफिट क्या होता है, बेटर कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा बनता है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बढ़ती है बाजार में आपकी। शैडो बैंकिंग क्या होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परफॉर्मिंग बैंकिंग लाइक एक्टिविटीज़ बट नॉट फंक्शनिंग एज ए ट्रेडिशनल बैंक। मतलब कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बैंकिंग की तरह काम तो करते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल बैंक्स होती ही नहीं है एक्चुअली में। जैसे एनबीएफसी है, अब एनबीएफसी जो है वो एक तरीके से पूरी बैंक थोड़ी है। जैसे हाउसिंग फाइनेंस बैंक है, अब वो एक तरीके से पूरी बैंक तो है नहीं कि सारे काम ऐसे करती है। वो पूरी तरीके से बैंक तो हम एसबी को कहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक को कहते हैं। इसके रिस्क होते हैं लो रेगुलेशन कम्पेयर टू बैंक्स। जो बैंक्स हैं उनके ऊपर तो पूरी रेगुलेशन रखता है आरबी, इनके ऊपर थोड़ी कम रेगुलेशन होती है, ठीक है। याद रखना है आपने। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं, एनबीएफसी जो हमने अभी देखी थी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग लोन देते हैं फाइनेंशियल सर्विस विदाउट बीइंग फुल फ्लैश्ड बैंक। से फुल फ्लैश्ड बैंक्स नहीं होती, सिर्फ लोन वगैरह के लिए इधर रखी जाती हैं। तो कैनोट इशू चेक वगैरह नहीं इशू कर सकती, कैनोट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। मतलब कि पैसा मैं जमा करवाने आ रहा हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी ये, तो कैनोट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोवाइड क्रेडिट टू अंडर सर्व्ड सेक्टर्स को पैसा मिल सकता है इससे। फिर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स मैंने आगे फर्स्ट पार्ट में बताया था कि क्या होती हैं। तो ऐसी बैंक्स होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे देश के लिए, ठीक है। जिनके पास इतना सारा पैसा है कि हमारी जीडीपी से 2% से भी ज़्यादा पैसा रखा हुआ है, तो वो होते हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। अगर ये हिल गई तो हमारा पूरा भारत हिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अभी 3 ही है हमारे पास, एसबीआई है, एचडीएफसी है और आईसीआईसीआई है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास 10 बैंक्स हैं सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस, 20 हैं, कुछ नहीं, सिर्फ 3 ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। ओके, याद रखना है आपने। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन सा होता है कि फाइनेंस का इंक्लूजन किया जा रहा है। तो पब्लिश्ड बाय आरबी इसको जारी करती है। याद रखना कि बार रिपोर्ट पूछ लेता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन जारी करता है, तो आरबी करती है, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें आती है। अभी तो आया था ये 26 में, तो पीवाईक्यू बन गया अब, ठीक है। तो अभी तो शायद ही पूछे, कुछ वो गहराई में जाके पूछ सकती है, अदरवाइज ये अभी आया था 2026 के प्री में, ठीक है। इसमें पूछा गया था ये सारा। तो एक्सेस हो गया, यूसेज हो गया, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस हो गया कि किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, ठीक है, बैंक्स को, पैसे को, उसका फिर यूज़ कैसे कर रहे हैं। फिर क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस हमें कैसी क्वालिटी मिल रही है, अभी पीवाई को बन चुका है। फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, फ्रेमवर्क इनेबलिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स मेजर सिस्टम। जैसे इसमें ट्रांसफर फंड के लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है कि हम पेमेंट को सेटलमेंट कर रहे हैं, जैसे यूपी के जरिए कर रहे हैं, रियल टाइम जो आरटीजीएस उसके जरिए कर रहे हैं, नेफ्ट के जरिए आईएमपीएस हो गया, रुपये हो गया, इन सब की वजह से पैसा शिफ्ट कर रहे हैं हम। तो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम होते हैं सारे के सारे। उसके बाद फिर डिजिटल रुपी आ गया। तो डिजिटल रुपी क्या है, इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है हमारी, हमने देख लिया। सीबीडीसी है, आरबीआई ने लॉन्च किया तो ये भी हमने देख लिया। एक रिटेल सीबीडीसी होती है, एक होलसेल सीबीडीसी होती है, याद रखना है आपने। फिर बैंक का नेशनलाइज भी हमने देख लिया। 1969 में फर्स्ट फेज़ आया था जब पहली बार नेशनलाइज किया गया था, 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को जोड़ा गया था आपस में। सेकंड फेज़ में 1980 में आया था। फिर 6 एडिशनल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, रूरल क्रेडिट एक्सपेंशन हो सके, गाँव तक पैसा पहुँच सके, प्रायोरिटी सेक्टर लाइन जो इंपॉर्टेंट सेक्टर उसमें पैसा पहुँच सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। फिर नरसिम्हम कमेटी आई, नरसिम्हम कमेटी 1991 में आई थी, आपने याद रखना है। इसने रेकमेंड किया था कि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लेके आ जाएँ। फिर नरसिम्हम कमेटी सेकंड आई 1998 में, इसने फोकस किया था स्ट्रेंथनिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, स्ट्रेंथन उसको तगड़ा किया जाए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को। फिर मेजर रिकमेंडेशन क्या थी इनकी नरसिम्हम कमेटी की कि जो SLR है, CRR उसको रिड्यूस किया जाए, ज़्यादा बढ़ाया ना जाए, ठीक है, ताकि बाजार में पैसा अच्छे से पहुँच पाए। तो बैंकिंग ऑटोनॉमी, बैंक के पास थोड़ी ऑटोनॉमी रहे, प्रूडेंशियल नॉर्म्स वगैरह, ठीक है, ख्याल रखा जाए, सारा कॉम्पिटिशन बैंक्स का बना रहे।
फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आफ्टर 1991, क्यों 1991 के बाद, ये मेंस के लिए पॉइंट्स है आपके लिए सारे अच्छे अच्छे कि बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म आई 1991 के बाद। तो एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स की एंट्री हो सकी, फिर टेक्नोलॉजी अडोप्ट की गई, प्रूडेंशियल रेगुलेशन, कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स, स्ट्रेंथनिंग सुपरविजन, मतलब कि सारी चीज़ें अच्छी हुई। उसके बाद टेक्नोलॉजी अच्छी वगैरह हो गई इंडिया के पास, ठीक है, इंक्लूजन बढ़ गया। उसके बाद फिर हमने मनी एंड बैंकिंग लास्ट मिनट कुछ यूपीएससी रिवीजन देख लेता है फिर से, ताकि आपके साथ रिवाइज भी आपका साथ ही हो सके चैप्टर के साथ ही। तो M0 हमने पढ़ा रिजर्व मनी होती है, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा मतलब कि नैरो मनी कहते हैं, अभी जाके पैसा निकलवा सकते हैं। M1 हमने पढ़ा था, वो नैरो मनी है, ठीक है। M0 सच रिजर्व मनी है, M1 नैरो मनी है, शायद पीछे मैंने ऐसे ही बोल दिया था। M0 रिजर्व मनी थी जो आरबी के पास वगैरह रखवाते हैं, और M1 नैरो मनी थी, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है इसके पास। फिर M3 ब्रॉड मनी होती है, ठीक है, जिससे पैसा निकलवाना थोड़ा मुश्किल सा होता है। फिर आरबी 1935 में बनी, नेशनलाइज 1949 में किया गया था आरबी का। MPC कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 सरकार की तरफ से आते हैं, 3 आरबी की तरफ से आते हैं, और इसका चेयरमैन कौन होता है, आरबी का गवर्नर होता है। इन्फ्लेशन टारगेट हम 2 से लेकर 6 के बीच रखा हुआ है। फिर DICC कितना पैसा कवर करेगी, 5 लाख। फिर NPA ओवर ड्यू जो 90 डेज़ की बाद पैसा, ठीक है, वो NPA में चला जाता है। फिर IBC है हमारा, इंसॉल्वेंसी बैंक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में। फिर NARCL है, इसको बैड बैंक कहते हैं। फिर नबार्ड आई एग्रीकल्चर वगैरह के लिए लोन देने के लिए। CDB MSME के लिए ही। यूपीआई किसने बनाया था, NPCI ने बनाया था। DSRP को CBDC भी कह देते हैं। फिर फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग कौन सी होती है, तो बैंक कीप ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, अपने अपने पास वो सिर्फ थोड़ा सा पैसा रखती है। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 100 रुपया मैंने जमा करवाया, पैसा थोड़े कि बैंक वो सारा 100 रुपया रख लेगी, उसमें से कुछ कुछ ही रखेगी अपने पास 10-20 रुपये, बाकी सारा तो लैंडिंग कर देगी ताकि वो इंटरेस्ट वगैरह कमा पाए अपने ऊपर और पैसा बाजार में पहुँच सके, ठीक है। उसको कहते हैं फ्रैक्शन रिजर्व मनी, कि अपने पास कुछ ही फ्रैक्शन में पैसा रखती है वो। तो एग्जांपल जैसे डिपॉजिट करवाया 1000 रुपया, उसकी CRR लगी उसके ऊपर, कैश रिजर्व रेशो कितने आरबी के पास जमा करवाना पड़ेगा, तो 10% कहाँ पे, आरबी के पास जमा करवा दिया। और उसके पास रिजर्व में 100 रुपया है, ठीक है। फिर लोन जो है वो 900 रुपया दे सकती है लोन आराम से बैंक, ओके। सो दिस सिस्टम इनेबल क्रेडिट क्रिएशन बनता है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। लिमिटेशन क्या है इसकी, एक्सेसिव लैंडिंग में क्रिएट इन्फ्लेशन रहती है। अगर ज़्यादा मतलब कि बैंक ऐसे लोन देने लग जाएंगी बाजार में, तो पैसे बहुत ज़्यादा आएगा, तो इन्फ्लेशन हो सकती है इस चीज़ से। तो आपने याद रखना है कि फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग क्या होती है। फिर है लीगल टेंडर मनी क्या होती है, तो लीगल टेंडर मनी इज अ मनी मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर सेटल और डेट वगैरह, मतलब कि जो लीगल टेंडर है, जो सरकार की तरफ से अथॉरिटी दी गई है कि ये पैसा यूज़ हो सकता है इंडिया में। जैसे 500 रुपये का नोट था पुराने वाला, 2000 का नोट था वो पिंक वाला, ठीक है। तो वो हमने देखना है कि भाई वो लीगल टेंडर मनी थी, है ना, सरकार पहले थी वो लीगल टेंडर मनी, अभी तो है नहीं, अभी उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। फिएट मनी थी वो, कि सरकार की तरफ से पहले अथॉरिटी दी गई थी कि वो हाँ पैसा है हमारा। तो इन इंडिया करेंसी नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं टाइप, जैसे लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, जो स्मॉल डिनोमिनेशन कॉइन्स वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, तो ज़्यादा चलते नहीं है। फिर अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, करेंसी नोट्स एंड हायर डिनोमिनेशन कॉइन, जिनका सब जैसे अभी 500 का नोट है, 100 रुपये का नोट है, बहुत ज़्यादा चल रहा है वो, तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है वो, कितना भी चलाओ उसको। फिर हॉट मनी क्या होती है, जो जल्दी मतलब गर्म गर्म होती है ना पूरी, तो शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल कैपिटल डेट मूव्स क्विकली अक्रॉस कंट्री इन सर्च ऑफ हायर रिटर्न, ठीक है। जैसे लगा लो कि अमेरिका की जो बैंक है वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है, तो आप क्या करोगे, इंडिया से पैसा निकाल के आप अमेरिका में पैसा लगा दोगे, ठीक है। फिर अगर इंडिया वालों ने ज़्यादा पैसा देना शुरू कर दिया है, तो वो अमेरिका से निकाल के पैसा फिर से इंडिया में लगा देंगे इन्वेस्टर, कि यहाँ से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो उसको हॉट मनी कहते हैं, जो फाइनली हम ऐसे निकाल के दूसरे कहीं और लगा देते हैं देश में। तो FII होगी, FPI होगी, जो हॉट मनी की कैटेगरी में आती हैं। FDI तो आती नहीं, क्योंकि वो तो 10% से ज़्यादा वाली FD होती है, तो वहाँ पे उसको तो आप छेती से निकाल नहीं सकते ना जल्दी से, तो FP वगैरह को हॉट मनी कह देते हैं, याद रखना है आपने। तो हाईली वोलेटाइल होती है, सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट, कैन डिस्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। तो यूपीएससी के लिए रेलिवेंस क्या है इसकी, डिस्कस्ड अंडर द कैपिटल फ्लो एंड एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद नियर मनी क्या होती है, तो नियर मनी एसेट डेट कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जो ऐसा एसेट है आपका जो जल्दी से आप कैश में उसको कन्वर्ट करवा सकते हो, उसको नियर मनी कह देते हैं। एग्जांपल जैसे ट्रेजरी बिल है, उसको आप दिखा के पैसा ले सकते हो उसका, आप कि मेरे पास ट्रेजरी बिल पड़े हैं, सरकार ने दिए थे। या फिर बॉन्ड है, बॉन्ड के जरिए आप बदले पैसा ले सकते हो। फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, वो भी आपके FD वगैरह तोड़वा के आप पैसा ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दी ले सकते हो, लेकिन नियर मनी का मतलब है कि आप कन्वर्ट करवा सकते हो कैश में इन चीज़ों को, तो वो नियर मनी होती है। कि है तो पैसा ही, लेकिन नियर है कि नज़दीक है पैसे के वो, ठीक है। नियर मनी कि मैं पास हूँ पैसे की, कि यहाँ थोड़ी सी मेहनत करके निकलवा सकता हूँ, ओके, याद रखना है आपने। तो नियर मनी इज हाईली लिक्विड होती है, बट नॉट डायरेक्टली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि ट्रेजरी बिल देख के आप कह दो कि मुझे तो भी गन्ने का जूस पीना है, गन्ने का जूस दो, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। नियर मनी है वो, आप उससे पहले कन्वर्ट करवाओगे जाके कि ट्रेजरी बिल की जगह मुझे पैसा दे दो, याद रखना है आपने।
फिर ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, टी बिल्स शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट इशू करती है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। जैसे सरकार को पैसे की जरूरत आ गई तो सरकार ने टी बिल इशू कर दी और पैसा उठा लिया, ठीक है। तो 91 डेज़ के होते हैं, 182 डेज़ के होते हैं और 364 डेज़ के होते हैं, याद रखने आपने 91 डेज़, 182 एंड 364। ओके, आगे चलते हैं। फीचर्स क्या होते हैं कि जीरो कूपन इंटरेस्ट होता है, फिर कंसाइडर्ड द रिस्क फ्री होते हैं ये। ओके, आगे चलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं, अब सीडी, तो नेगोशिएबल मनी होती है मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक। अब जो सीडी होती है, सीडी वो बैंक इशू करती है नेगोशिएबल मनी, ठीक है। एक तरीके से ये भी ट्रेजरी बिल है, लेकिन ये बैंक इशू करती है आपको। पर्पस क्या होता है इसका, शॉर्ट टर्म कोई फंड उठाना है बैंक ने, ठीक है, बाजार में पैसा दे दिया और लोगों ने ये रख लिया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और जो पैसा लोगों ने दिया था वो बैंक ने रख लिया, तो बैंक को जो भी उसका लोन वगैरह चुकाना था वो चुका लेगी, तो होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। तो जो बायर होते हैं इंडिविजुअल हो सकता है, किसी कंपनी को भी दे सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन को भी दे सकती है बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की शॉर्ट टर्म के लिए बैंक ने कोई पैसा उठाना था बाजार में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे के उठा लिया, ठीक है। उसके बाद फिर लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट वापस दे देंगे और अपना पैसा ले लेंगे, बस इतना सा। फिर कमर्शियल पेपर क्या होता है, सीपी, ये भी ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन ये कंपनीज जारी करती हैं। मेन फर्क आपने याद रखना है, वो अगर वो जाएगी प्री में इसी में उल जाएगी वो किस सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्या होता है, तो वो बैंक से जारी करती हैं सीडी, और जो कमर्शियल पेपर्स हैं वो कंपनी जारी करती हैं, ठीक है। अपने याद क्या रखना है कि जो कंपनीज वगैरह होती हैं, हम नाटकों में, सीरियल में, पहले फिल्मों में देखा करते थे ना, पेपर वगैरह उठा के रखते थे वो कंपनी वाले, तो पेपर, कमर्शियल पेपर कंपनी इशू करती हैं, याद रखना है आपने। एंड ये अनसिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड का मतलब है कि इनके ऊपर वो इनकी ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह नहीं है। तो पर्पस क्या है, मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को बस पूरा करना है उन्होंने। फीचर क्या है, कोलेटरल नहीं रखवाना पड़ता। अनसिक्योर्ड का मतलब ये क्या है कि यहाँ पे आप कोलेटरल नहीं रखवा रहे, ठीक है। सिक्योर्ड कौन सा होगा, यहाँ पे आप कोलेटरल रखवाओगे। कोलेटरल में कि कोई चीज़ रखवा रहे हो गिनी हुई, जैसे मैंने सोना रखवा दिया इसके बदले, वो होता है कोलेटरल। तो इसलिए अनसिक्योर्ड है ये, क्योंकि यहाँ पे कोलेटरल नहीं रखवाया जाता। फिर लोअर बोरिंग कॉस्ट होती है इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉल मनी मार्केट क्या होता है, मार्केट वेयर बैंक बोरो एंड लैंड फंड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। कॉल मनी की मैंने कॉल कर दिया अपने दोस्त को यार कि मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, किया तो नहीं वैसे कभी, मतलब कि कर दिया फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दे दे। तो कॉल मनी की शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाते हो तो इसका ड्यूरेशन एक ही दिन का होता है, ओवरनाइट आप पैसा ले सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ बैंक्स करती हैं ये कि जैसे एसबी को जरूरत पड़ गई यार कि मुझे एक दिन के लिए पैसा चाहिए यार ओवरनाइट, तो अगले दिन वो चुका देता है, एंड थोड़ा महंगा मिलता है। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, हेल्प मेंटेन लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। फिर रेपो वर्सेस रिवर्स रेपो, ठीक है। एग्जाम का ट्रैप क्या होता है इसमें, रेपो रेट क्या थी, आरबी लैंड टू बैंक, इसमें आरबी लैंड कर रही है, दे रही है पैसा बैंक्स को रेपो रेट में। रिवर्स में क्या हो जाएगा, आरबी खुद पैसा ले रही है बैंक से, ठीक है। ये ट्रैप हो सकता है एग्जाम में, तो मैंने पूरा अच्छे से वो आपको बना के दिया चार्ट वगैरह, आपने अच्छे से करना है इसको कि आरबी लैंड करती है, बैंक को पैसा देती है लैंड करना रेपो रेट में, और रिवर्स में क्या था, उल्टा आरबी बोरो कर रही है, ठीक है, खुद ले रही है बैंकों से पैसा, याद रखना है आपने। ऑब्वियसली जहाँ पे वो खुद पैसा लेगी तो रिवर्स रेपो रेट कम होगा, और रेपो रेट जहाँ पे वो लेंड कर रही है तो वो ज़्यादा रखेगी। मोस्ट ऑफ ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर रेपो रेट, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। आरबी लेंड कर रही है, पैसा दे रही है, बाजार में पैसा चला गया तो लिक्विडिटी बढ़ गई, बाजार में महंगाई आ सकती है इस चीज़ से, ठीक है। एक्सपेंशनरी टूल की वजह से यूज़ किया जा सकता है। रेपो रिवर्स रेपो गया था, लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि बैंक खुद पैसा ले रही है, आरबी खुद पैसा ले रही है, तो पैसा तो आरबी के पास चला गया तो लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी, बाजार में अंदर इतना पैसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको कंट्रैक्शनरी टूल कह देते हैं। फिर रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, एक्चुअल परचेजिंग पावर एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जो एक्चुअल परचेजिंग पावर होती है कि मैं इतनी चीज़ खरीद सकता हूँ, उसको कहते हैं रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। उसके ऊपर जो आपको फिर इंटरेस्ट मिलता है वो होता है एक्चुअल परचेजिंग पावर एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो हटा दिया जाता है, ठीक है। जो असली परचेजिंग पावर है वो रह जाती है, इंटरेस्ट रेट को हटा देते हैं, जो वो असली बच गया पैसा वो होती है रियल इंटरेस्ट रेट। फॉर्मूला इसका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ भी सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यूज्ड बाय द इन्वेस्टर एंड पॉलिसी मेकर इसको यूज़ करते हैं। अगर आप इसको याद नहीं रखोगे तो भी दिक्कत की बात है नहीं। हम सिर्फ वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे उनको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सारे इसलिए वो लेके आया था ताकि अब जब आप एक बार ये आंखों से निकाल लो। फिर फाइनेंशियल डीपनिंग क्या होती है, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन द इकोनॉमी। तो फाइनेंशियल सर्विस जो भी हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स जो भी इकोनॉमी में होते हैं, अगर उनको हम इंक्रीज़ कर दें, ज़्यादा कर दें, तो फाइनेंस पर की पैसा ज़्यादा आ जाए, ठीक है, उसको फाइनेंशियल डीपनिंग कहते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, हायर क्रेडिट टू जीडीपी रेशो, बल्कि क्रेडिट ज़्यादा आ गया जीडीपी रेशो से, ठीक है। ग्रेटर बैंकिंग पेनिट्रेशन, बैंक ज़्यादा पेनिट्रेशन कर रही है, हर जगह बैंक खुली हुई है, लोग मज़े से पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वापस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि फाइनेंशियल डीपनिंग चलेगी हर जगह, मतलब कि फाइनेंस है खुले, हम कहीं से भी पैसा ले लो, कोई चक्कर नहीं है, वो होता है फाइनेंशियल डीपनिंग। तो मोर डिजिटल पेमेंट, पे यूपी कर रहे हैं हर लोग, ठीक है, सब्जी वाले ठेले वाले हर कोई यूपी कर रहा है, तो वो फाइनेंशियल डीपनिंग होगी, उसको कह देते हैं। बेनिफिट इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बेटर रिसोर्स एलोकेशन,
फिर करेंसी चेस्ट क्या होती है? स्टोरेज फैसिलिटी वेयर बैंक कीप करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द आरबी। तो बैंक आरबी के बिहाफ के ऊपर यहाँ पे पैसा रखती है स्टोर करके, उसको करेंसी चेस्ट कह देते हैं कि करेंसी को हमने मेरे अपनी छाती के ऊपर रख रखा है, बैंक ने चेस्ट के ऊपर रख रखा है। तो आरबी की बिहाफ के ऊपर जब बैंक अपने पास पैसा स्टोर रखती है उसको करेंसी चेस्ट कह देते हैं कि बैंक की चेस्ट के ऊपर पैसा रख रखा है आरबी के बिहाफ के ऊपर। फंक्शन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी, करेंसी को बांटना, विड्रॉल करना अनफिट नोट्स को, एंड करेंसी मैनेजमेंट करना। ठीक है। फिर सिनोरेज क्या होता है? सिनोरेज इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपने अच्छे से करना है कि प्रॉफिट जो भी आरबी है, देखिए जैसे आरबी इशू करेंसी नोट्स को इशू करती है, बनाती है, पैसा छापती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह कमाती है। ठीक है। जो उसके ऊपर वो पैसा कमा रही है नोट छापने के ऊपर सारी चीज़ें, उसको सिनोरेज कह देते हैं। जो भी प्रॉफिट अर्नड होता है, ठीक है, गवर्नमेंट को आरबी को, वो सारा सिनोरेज होता है। एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 500 नोट मे बी ओनली अ फ्यू रुपी। जैसे 500 का नोट है, अब ऐसा थोड़ी है कि वो 500 की उसकी असली कीमत है, असली कीमत उसकी है नहीं, राइट। वो तो उसकी वो होगी क्या कहते हैं उसको, फीट वाली। हाँ, तो वो तो 3-4 रुपये का बन गया होगा मैक्सिमम, 10 रुपये का बन गया होगा मैक्सिमम। लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो 500 का बना है। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि 10 रुपये का नोट बना के वो 500 का बेच रही है, तो जो उसके ऊपर प्रॉफिट बच गया वो सारा सिनोरेज कहते हैं उसको। ठीक है, याद रखना है अपने डिफरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूट टू सिनोरेज। फिर मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या होता है? तो व्हेन द सेंट्रल बैंक फाइनेंसिस गवर्नमेंट डेफिसिट बाय क्रिएटिंग न्यू मनी। ठीक है। जब भी सेंट्रल बैंक फाइनेंस करती है गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को घाटा पड़ गया होगा ताकि नया पैसा बन जाए, तो उसको जो पैसा देती है दोबारा से, उसको नया पैसा फिर बनता है, उसको मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कह देते हैं कि घाटा पड़ गया था लेकिन हम फिर भी कोई नया नया पैसा बनाएंगे, मोनेटाइज करेंगे पैसे को। ठीक है। डेफिसिट घाटा पड़ गया था फिर भी हम मोनेटाइज करेंगे, तो डेफिसिट को मोनेटाइज करना, सेंट्रल बैंक जब पैसा देती है गवर्नमेंट को, उसको कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। इफेक्ट क्या होता है? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ओब्वियसली मे को इन्फ्लेशन भी आ सकती है इफ अगर ज़्यादा हो जाए। फिर ओपन बैंकिंग, अ सिस्टम वेयर कस्टमर कैन सिक्योरली शेयर कर सकता है बैंकिंग डेटा विद ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी के साथ, जैसे बेटर फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगा, इंक्रीज्ड कंपटीशन, कस्टमर कन्वीनियंस। ठीक है। कुछ एडवांस टॉपिक अगर कोई रह गया वो भी करंट वगैरह इधर उधर से कर लेंगे, अदरवाइज पूरा आपका बेस डन हो गया आपका। इसको बस बार बार लगाओ, टर्म्स वगैरह सीखो कि क्या होता है। ठीक है। अभी बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे आराम से। फिर मैराथॉन्स वगैरह लगाएंगे, उसमें हर चीज़ लेके आएंगे। ठीक है। तो चलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो, आप मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं भी आई पसंद तो आप कमेंट करके बताएं, हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थैंक्स, धन्यवाद।